नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और फ्रेम में जो आपको साथ में दिख रही हैं, उनका नाम है बेला भाटिया। मूलतः पंजाब की हैं, मगर लंबे अरसे से बस्तर में कुछ ऐसी सक्रिय हैं कि सरकार चाहे जिसकी हो, मगर बेला भाटिया नज़रों में रहती हैं। एक वर्ग बहुत ऐसा है जो इन्हें जंगल के भीतर जो वामपंथ सक्रिय है, उनके सहानुभूति रखने वाले पक्षों का प्रतिनिधि चेहरा मानता है। मैंने इसरार किया, 2-3 दिन व्यस्तता रही कुछ इधर-उधर, मगर अंततः आज जबकि मुझे लौटना था, मुझे उन्होंने कहा कि समय दे रही हैं, तो मैं आ गया हूँ। बना अच्छा। कला जी, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? मतलब परिवार कहाँ से, क्या क्या कुछ अपने बारे में बताइए ना? तो मेरे माता-पिता पंजाब के हैं और अभी तो सब गुज़र गए हैं, पर माँ सियालकोट की थी, तो पार्टीशन के समय वो इस साइड आई, उनका परिवार, और पिताजी अमृतसर के थे। और फिर जैसे लोग नौकरी के लिए निकलते हैं, वो भी निकले, तो वो देश के अलग-अलग इलाकों में वो काम किए। तो मेरा जन्म बिहार में हुआ था, वो उस समय बिहार में पोस्टेड थे। तो शुरू की मतलब प्राथमिक शाला, सेकेंडरी स्कूल तक मैं बिहार में थी, बेगूसराय में, और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र बड़ौदा में हो गया था, तो मैं गुजरात। गुजरात में, फिर मैं गुजरात में मैंने मेरा स्कूलिंग और मेरा पहला डिग्री वहाँ से किया, और फिर एमए के लिए मैं बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ गई थी, और उसके बाद से फिर मैं तकरीबन 5-6 साल में एक कार्यकर्ता की तरह मैं गुजरात के आदिवासी इलाके में मैं काम कर रही थी, साबरकांठा ज़िले में। और फिर उसके बाद 2 साल में इराक और पैलेस्टाइन में मैं एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया, वहाँ पर एक पीस मूवमेंट में जुड़ी थी। और फिर उसके बाद फिर पीएचडी किया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और फिर कुछ साल मैं एकेडमिक की तरह काम किया। फिर 9 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं उस समय सीएसडीएस दिल्ली में काम कर रही थी, एक रिसर्चर की तरह। तो उस समय मैंने रिज़ाइन करके मैंने सोचा पूर्णकालीन मैं बस्तर में ही रहूँ, क्योंकि मैंने 2005 के बाद मैं बस्तर आई थी। उस समय मैं रिसर्च कर रही थी। तो क्योंकि मेरी जो डॉक्टरेट है, वो बिहार के नक्सलवादी आंदोलन पर है। तो इसलिए जब बस्तर में सलवा जुडूम ये सब शुरू हुआ था, तो मेरी रुचि हुई थी कि मैं उसको स्टडी करूँ। तो मैं शुरू में आई थी उस तरह, जी। और उसके बाद फिर मेरे मन में हुआ कि यहाँ अ, जो भी मुझे करना है, चाहे मेरा शैक्षणिक काम हो या एक कार्यकर्ता की तरह, क्योंकि मैं मानवाधिकार आंदोलन से भी जुड़ी रही हूँ शुरू से ही। तो इसलिए मुझे लगा जो भी करना है, नीचे ही रहकर करें। ये सोचकर मैंने 2009 में मैंने रिज़ाइन किया था सीएसडीएस में मेरा जो जॉब था। मगर फिर उस समय ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा था, तो उस समय मुझे यहाँ पे रहने के लिए उस तरह से जगह नहीं मिल पाई थी। तो फिर मैं उसके बाद 1 साल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ में मैं एक ऑनररी प्रोफ़ेसर की तरह थी, और फिर वहाँ से फिर मैं जनवरी 2015 को मैं अ, बस्तर में शिफ्ट हो गई, और फिर तब से मैं यहीं पे हूँ। मैम, आप ऐसा क्या करती हैं कि सरकार कांग्रेस की हो, सरकार भाजपा की हो, तंत्र ये मानता है कि आप सिवा समस्या के कुछ और उत्पन्न नहीं करती। ऐसा क्या करती हैं आप? अ, वैसे तो ये प्रश्न सरकार को ही पूछना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। कहने का मतलब कि अ मेरी भी कुछ सीमाएँ हैं, जैसे मेरी उम्र की सीमा है, मेरी शक्ति की सीमा है। तो इस तरह की कई सीमाओं के कारण मैं और मेरा कोई संस्था या संगठन नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक नागरिक की तरह, मैं यहाँ पे सचेत नागरिक बोल सकते हैं आप मुझे, मैं उसकी तरह हूँ, और मैं एक शिक्षित नागरिक हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ।
और मुझे लगता है हमारे देश में जो लोग भी शिक्षित हो पाए हैं, वो भी हमारा एक प्रिविलेज है और उसका हम किस तरह से समाज के लिए उपयोग कर पाएँ इसकी चिंता हमें हमेशा होनी चाहिए। तो मैंने भी अपनी तरह मतलब मैंने यही कोशिश की है कि मैं अपनी शिक्षा का और मेरी समझ जो भी है समाज के बारे में और समाज की समस्याओं के बारे में, उसको लेकर मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं करूँ। और अ, जहाँ भी हम होते हैं मतलब पिछले 30-35 सालों से मैं देश के अलग-अलग इलाकों में जो करती आई हूँ, वही बस्तर में कर रहे हैं। तो जिसमें ये है कि हम यहाँ पे जो भी सबसे गरीब वर्ग है, उसके साथ हम जुड़े रहेंगे, उसके साथ हम खड़े रहेंगे, उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, तो हमारे मतलब हम अगर किसी के साथ हैं, तो हम उन लोगों के साथ हैं। तो जैसे अलग जब मैं बिहार ये सब में गुजरात में काम कर रही थी, तो वहाँ भी दलित बिहार में जैसे दलित लोग ज़्यादा थे, इनके साथ में मैं काम कर रही थी। गुजरात में दलित आदिवासी और ओबीसी के भी जो सबसे लोअर स्ट्राटा है, वहाँ ठाकरडा जाति, बंजारा जाति, उन सब के साथ मैं काम करती थी। अभी यहाँ पे आदिवासी हैं और यहाँ पे जो ये आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी अ, सबसे पहले तो हमारे जो बीपीएल है, जी। बिलो पॉवर्टी लाइन, तो एक तो बहुत गरीब हैं मगर फिर भी वो अपने अ अ अपने ऊपर निर्भर होकर वो लोग जी रहे थे। मगर यहाँ पे पिछले बहुत सालों में अभी तो 4 दशक हो गया है यहाँ पे नक्सलवादी आंदोलन को और 2005 से अगर हम गिने तो 20 साल हो गया है। बहुत इंटेंस काउंटर इंसर्जेंसी जो सरकार के द्वारा जो ऑपरेशंस यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। इन ऑपरेशंस के समय मतलब बहुत यहाँ पे मानव अधिकारों का हनन हुआ है। जब हम मानव अधिकार का हनन बोलते हैं तो इसमें जैसे सबसे ऊपर इसमें हत्या आएगी कि हम लोग सब मनुष्य हैं, हम लोग सब मरेंगे एक ना एक दिन। मगर हत्या जब होती है, चाहे वो सामान्य समाज में भी कभी-कभार हम कोई ना हम सब सुनते हैं, कहीं किसी ने मर्डर कर दिया। मगर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है इसके कारण, तो और इसमें कई बार तो एक तो है कि जो दोनों साइड हथियारबंद है और मतलब उनके बीच में जो इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी उनके बीच का में जो हथियार की लड़ाई है और उसमें कोई मारा जा रहा है तो वो तो एक बात है। मगर और उसमें फिर हमें कुछ उस तरह से बोलने के लिए नहीं है, ना ही हम बोलते हैं। मगर जब इस लड़ाई में ग्रामीण मारे जाते हैं या जब इस लड़ाई में जो मिलिटेंट है, उसको भी अगर आप अरेस्ट कर सकते थे, मगर आप उसको सीधे गोली मार दिए मतलब आप उसको ओवरपावर कर चुके थे, मगर आपने उनको अरेस्ट करने के बदले गोली मार दी, तो फिर वो उस तरह की जो घटना है, वो फर्जी मुठभेड़ कहलाएगी। और ऐसी भी मुठभेड़ें जहाँ पे जैसे मैंने कहा अगर ग्रामीण मारे जा रहे हैं और ऐसी कई घटनाएँ यहाँ पे हुई हैं। ऐसी भी घटनाएँ जिसको जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने भी सही पाया कि क्योंकि जब हमारे जैसे ही लोग बहुत जाँच करके जब ये बात कह रहे थे, तो शुरू में आक्षेप कहा जा रहा था। मगर जैसे सारकेगुड़ा में जो हुआ 2012 में, जिसमें 17 आदिवासी मारे गए थे, जिसमें से कई बच्चे भी थे और फिर एडसमेटा हुआ 2013 में, जिसमें 8 मारे गए आदिवासी, जिसमें 4 बच्चे थे। ये दोनों घटनाओं को उस समय सरकार यही कह रही थी कि ये माओवादियों के साथ में लड़ाई मुठभेड़ हुई है। जबकि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि कोई मुठभेड़ यहाँ नहीं हुई थी, यहाँ माओवादी नहीं थे और यहाँ पे हम लोग अपना बीजा पांडुम मना रहे थे। और उस बीजा पांडुम रात को मनाया जाता है। बीजा पांडुम में आदिवासियों के पुरुष और लड़के, लड़कियां नहीं होती हैं, ना ही महिलाएं होती हैं। उनकी परंपरा के मुताबिक पुरुष और वो लोग रहते हैं। वो लोग रात को अपना आग जला के वहाँ बीज का पांडुम मनाते हैं। मतलब बीज को एक त्योहार है। उस त्योहार के बाद फिर वो लोग अपना खेती और वो सब में बीज बियारन डालते हैं।
तो वो त्योहार मना रहे थे। 2012 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ। जब जो फ़ोर्स ने जब उन लोग को घेरा, तो संदिग्ध होने के मतलब उनको संदिग्ध लगा कि यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। तो बिना कुछ जाँच-पड़ताल किए उन्होंने सीधे फायरिंग किया है और लोग मारे गए हैं। तो ये तो क्या है कि इसमें तो बहुत टीम्स आई, बहुत लोगों ने जाँच किया। स्वतंत्र मतलब टीम्स भी थी, राजनीतिक दल थे, एनएचआरसी की टीम थी। इस तरह से कई टीम्स ने इसको पाया और फिर बाद में तो जुडिशियल मतलब इतना दबाव पड़ा कि सरकार को फिर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हाँ बोलना पड़ा। फिर जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस वीएन अग्रवाल के नेतृत्व में वो पूरी जुडिशियल इंक्वायरी ने भी इसको सही पाया और ये कहा कि ये एक तरफा ही फायरिंग हुई थी और ये लोग सब ग्रामीण थे। तो ये तो क्या है, ये प्रूव हुआ है ना, ये तो सरकार के की ही एक कमीशन के द्वारा ये सबूत मतलब हुआ, साबित हो गया। तो एक तरह का जो हमारे टाइप के लोग जब बोलते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप केवल पुलिस पर आक्षेप लगा रहे हैं, आप उनका मनोबल गिरा रहे हैं, ये सब टाइप की, आप माओवादी के तरफ हैं, ये सब टाइप की चीजें बोली जाती है। ये सुना है मैंने आपके बारे में। जी, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप सरकार हैं, आपकी पुलिस, पैरामिलिट्री सब सरकार की है, ये लोकतंत्र की सरकार है और आपको संविधान के दायरे के अंदर ही आपको रहकर काम करना है और आप कानून से मतलब आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, माओवादी ले रहे हैं, हाँ, मगर उसको करेक्ट करने के लिए आप खुद भी कानून तोड़ नहीं सकते हैं। आप संविधान से आप उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही आपको काम करना है। ये प्रश्न हम एक पूछते हैं क्योंकि हम एक, जैसे मैंने कहा, एक सचेत नागरिक है और हम अपनी सरकार से ये प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार मतलब इस तरह से असंवैधानिक कोई काम करे और ये प्रश्न पूछना तो मुझे लगता है ज़रूरी है, हमारा अधिकार भी है। तो अगर सरकार सवालों से डरती है, तो ज़रूर फिर मतलब फिर वो आक्षेप भी लगा सकती है आप पे, गलत आक्षेप लगा सकती है, आपको आपका नाम एक तरह से बदनाम कर सकती है। मगर क्योंकि सरकार हमको जो बोलती है, हम वो नहीं हैं, तो हम क्यों उनसे डरेंगे? इसलिए हम भी यहाँ पे टिके हुए हैं। और मैंने तो पहले भी जब 2016-17 में बहुत दबाव बना था, उस समय भी मैंने यही कहा था कि हम तो आपके ही नाक के नीचे ही रहेंगे, आपके ही नाक के नीचे हम काम करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए हम क्या काम करते हैं। 16-17 जब कल्लूवी के समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपका? कॉन्फ्लिक्ट बस इतना, मतलब उस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, यही था कि बहुत मानव अधिकार के बहुत घटनाएं हो रही, हनन की बहुत घटनाएं हो रही थी। तो उस दौर में जो भी सवाल उठा रहे थे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो वकील हों, सबको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उसी पूरे प्रताड़ना की श्रृंखला में मुझे भी प्रताड़ित किया गया था। अभी सरकार ये कह रही है, नीलम नार योजना ला रही है, इसके अलावा फोर्स बेहद प्रभावी तरीके से अंदर जाती है, मुठभेड़ें होती हैं। क्या अभी बेला भाटिया या आप जैसे लोगों को लगता है कि ये मुठभेड़ें संदिग्ध हैं, सस्पेक्टेड हैं, या अभी आप मान रही हैं कि नहीं, ये मुठभेड़ें दो हथियारबंद खेमों के बीच है, इसमें भी बोलने लायक कुछ नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई भी मेरे अनुभव से मैंने पाया है कि कोई भी मतभेड़ जब तक हम खुद स्थानिक एरिया में जाके जांच नहीं करें, तब तक उसको संदिग्ध के दायरे में मुझे लगता है डालना ठीक है। क्योंकि ऐसे अनेक मुठभेड़ों को जब हम हर एक मुठभेड़ में हम जांच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुठभेड़ें बहुत होती हैं और जैसे बस्तर का पूरा इलाका आप जानते हैं, हर एक जगह पहुंचना, हर एक जगह समस्या का मतलब पूरे चीज़ों को जांच कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर जब भी खास करके जब लोगों की तरफ से आता है, जब लोग फ़ोन करके बताते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं है। तो उस प्रकार की स्थिति में तो ज़रूर फिर हम जाते हैं और जांच करते हैं कि लोग जो बोल रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है और इस तरह से। और फिर हम पाते हैं कि यहाँ पे कई बार तो ऐसा ही हुआ है कि फर्जी मुठभेड़ हुई है। अब क्या है कि जब सरकार
कि अनेक अभी जैसे अभी तो पूरा समय ही मुठभेड़ हो रही है, रोज ही मुठभेड़ हो रही है और एक-एक मुठभेड़ में अब तो बहुत ज़्यादा भारी संख्या में लोग मतलब माओवादियों को सरकार मतलब मार रही है। अब क्या है कि जैसे कि अगर तो वो सामने-सामने मुठभेड़ हुई हो, तो उसमें तो हमें जैसे मैंने पहले कहा इसमें कोई हम हमारे जैसे लोगों को कुछ बोलने के लिए नहीं है। मगर जैसे जब सुनने में ऐसे आता है कि जैसे गए साल एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बहुत 29 या इतने मारे गए थे। ये उत्तर बस्तर की बात है, हाँ। और वहाँ पे ऐसा बाद में सुनने को आया था कि 7 एक जितने माओवादी घायल हो गए थे और उनको फिर एक साइड में ले जाकर उनको मार दिया गया था। तो ये अगर हुआ है मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पर, मगर कोई दूसरे लोग जो गए थे, उन्होंने ऐसा पाया था। अगर ये हुआ है, तो ज़रूर ये फिर एक फर्जी मुठभेड़ है क्योंकि आप उसको अरेस्ट कर सकते थे। इसी तरह इस बार मैंने मतलब इसके बाद ऐसी कई घटनाएँ हमें सुनने में आई हैं। जैसे कि अभी बीच में यहाँ पे भैरमगढ़ थाने का एक गाँव है, वहाँ पे रेणुका करके एक माओवादी बीमार थी इसलिए वो वहाँ पे गाँव में रह रही थी। तो सुनने में आया कि सुबह 4 बजे उसको घेरा गया। उसको फिर मोटरसाइकिल पे बिठा के नदी किनारे ले जाया गया और वहाँ पे उसको मार दिया गया। उसी तरह बोडगा गाँव, ये भी इंद्रावती नदी के उस पार का गाँव है। वहाँ पे एक सुधीर करके एक माओवादी, वो भी वहाँ पे वो भी शायद ज़्यादा उम्र के थे, वो वहीं पे थे। उनको और शेल्टर लिए हुए थे। तो उनको वो भी शायद अपने जहाँ वो थे, वहाँ से वो शायद बाहर आए हैं और अभी तो सर्विलेंस बहुत है, बहुत गोपनीय सैनिक बहुत हैं। तो उनका किसी ने शायद फ़ोटो ले लिया है, फ़ोटो ले लिया था, बहुत वायरल हो गया वो फ़ोटो और फिर उनको भी फिर घेर के मार दिया गया। अ, इसके अलावा जैसे कुम्मम गाँव है, जो भी इंद्रावती नदी के उस पार का गाँव है और वहाँ पे वो तो पहाड़ी के ऊपर का गाँव है, वहाँ तो लोग पेंदा खेती करते हैं। 13 ज़्यादा बड़ा कोई गाँव भी नहीं है, 13 घरों का गाँव है। वहाँ पे भी ये सुनने में आया कि एक 70 वर्षीय एक माओवादी जो देख भी नहीं सक रहे थे। वो और उनके साथ में एक महिला कॉमरेड थी, तो उनको मार गिराया और साथ में कुछ मुझे लगता है 8 जितने आदिवासी भी मतलब उनको भी वो लोग डर के मारे भागे जब पता चला कि पूरा घेर लिया गया है, ऊपर में ड्रोन वो सब घूम रहा है। अभी ड्रोन वो सब घूम रहा है तो ड्रोन को तो पता है कि ये निहत्थे लोग हैं। तो उस प्रकार की स्थिति में वो लोग जाके झाड़ी में छुप गए, रात भर वहीं रहे। और फिर दूसरे दिन वो हालाँकि वो बोलते हैं कि ड्रोन ऊपर में था। फिर भी उनको निकाल-निकाल के मारे हैं। उसी कुम्मम वाली घटना में 4 जितने बच्चों को भी गोली लगी है, जिसमें से एक लड़की रमली तो रायपुर में भी ले जाया गया था उसको, उसके तो गले में भी गोली फँसी हुई थी, इसका पूरा एक्स-रे वो सब भी बाहर हुआ था। तो जैसे ये सब जो घटनाएँ हैं, ये आपको मैं उदाहरण दे रही हूँ, जिसमें माओवादियों को अरेस्ट कर सकते थे मगर आपने मार गिराया। पहले जो मैंने आपको उदाहरण दिया जहाँ आप माओवादी मुठभेड़ हुई मगर उसमें से कुछ घायल हुए, घायल को आप अरेस्ट कर सकते थे मगर आपने मार गिराया। फिर जैसे ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं जहाँ पे पूरा का पूरा ही फर्जी मुठभेड़ है। जैसे कि गए साल अप्रैल महीने में पिडिया और इतावर में, ये 2 गाँव हैं इधर बीजापुर के। वहाँ पे तेंदूपत्ता इकट्ठा कर रहे थे लोग और ये 10 लोग वहाँ पे मारे गए थे और ये पूरे केवल तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वाले ग्रामीण ही थे। वहाँ पे जब हम जाँच करने के लिए गए थे तो पूरा उनकी तेंदूपत्ता वाली बोरियाँ भी वहाँ बिखरी हुई थी और पूरा जिस तरह से उनको मारा गया मतलब बहुत भारी तादाद में फ़ोर्स आई और अभी तो फ़ोर्स भारी तादाद में सभी जगह जाती है क्योंकि अभी कैंप्स बहुत हो गए हैं। मैं तो सोच रही थी कुछ 350 जितने कैंप हैं, मगर अभी मैंने सरकार का ही एक बयान में पढ़ रही थी जिसमें वो कह रहे हैं
425 कैंप हैं। हम्म। तो अभी क्या है कि हर 3 किलोमीटर में इस तरह से तो कैंप्स हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी वो लोग घेर लेते हैं। और जैसे पीडिया इतावर में ऐसे ही हुआ था कि सभी जगह से फोर्स आई थी, उनको मतलब भगाया गया। दोनों गांव के बीच की एक जगह थी और वहां पे उनको मारा गया है। तो 10 जितने जो थे ये पूरे के पूरे ग्रामीण थे, तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे थे। जांच करने के बाद जब वहाँ मतलब जब जांच के समय में पीडिया में मैंने एक बच्चे को देखा जो जिसके बॉडी में 3 गोलियां लगी हुई थी। ये केवल 14-15 साल का बच्चा था और उसको उनका परिवार नीचे तक नहीं ले जा रहा था क्योंकि ये बहुत अंदर का गांव है। कुछ 20 जितना किलोमीटर आपको पथरीले इलाके से चलना पड़ेगा। तो वो अंदर उनको रोड तक भी नहीं ले जा रहे थे जी। क्योंकि वो बोल रहे थे कि अभी हमारा बच्चे को हम वहां तक ले जाएंगे तो इसको भी माओवादी बता देंगे, तो मतलब अस्पताल उसको नहीं ले जाने। और उसी अ, घटना में कुछ लोग घायल भी हुए थे, वो अस्पताल में थे। अभी घायलों से आप हमारे जैसे लोगों को मिलने नहीं देंगे, है ना? आप जितने लोगों को ले गए आप, उसके साथ आप 30 जितने लोगों को ले गए दोनों गांव के। हाँ, बहुत लोगों को मतलब बहुत लोग थे ना, इकट्ठा करने वाले मजदूर तो बहुत थे। उसमें से कुछ लोगों को मार गिराए, बाकी लोगों को आप बंधक बना के ले गए। और वो दृश्य देखने जैसा था, जहाँ बीजापुर में पीडिया और इतावर के पूरे ग्रामीण थे, औरतें थी, बच्चों के साथ सब थे कि और देखने के लिए कि हमारा जो आदमी है वो मरे में है कि बंधक में है। तो आप सोचिए अगर आपकी ऐसी स्थिति हो कि आपको पता नहीं कि मेरी बेटी गई थी या मेरा बेटा गया था तेंदुपत्ता इकट्ठा करने या मेरा पति गया था। जैसे एक महिला थी मुझे याद है, दोनों हाथ में एक-एक बच्चा पकड़ी हुई थी। उसका पति ये था। तो ये टाइप की और उसमें फिर आपको कोई बताने के लिए कोई नहीं है। आप अगर थाने में जा रहे हैं पूछने के लिए तो थाना में बोला जा रहा है कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है ये डीआरजी ऑपरेशनल टीम है, आप डीआरजी से जाके पूछिए। अभी डीआरजी में आप किसको जाके पूछेंगे? तो नए लाइन में बीजापुर में आप जाइए, तो नए लाइन में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको बाहर रखा जा रहा है। कोई है नहीं आपको बोलने के लिए, बताने के लिए कि अ, आपका आदमी का लिस्ट किस लिस्ट में उसका नाम मृत्यु वाले में है कि इसमें है। फिर जब डेड बॉडी लेनी है तो उसमें अलग प्रॉब्लम्स, क्योंकि उस समय तो स्थिति लोगों की ऐसी होती है कि वो लड़ने और कंप्लेन करने ये सब की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। उस समय तो लोगों को बस यही चिंता रहती है कि हमें हमारे परिजन की लाश मिल जाए। हम उनकी लाश ले जाना चाहते हैं, हम अपने मरघट में उसको अपने रीत-रिवाज से हम अ, उसको विदा करना चाहते हैं। और उतने के लिए भी कई बार मैंने देखा है पिछले 10 सालों में कि बहुत तंग किया जाता है, कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार मैंने देखा है। कई बार उनके एकदम गाँव तक फ़ोर्स जाती है, अगर देती भी है लाश तो, और कहती है फटाफट इसको निपटाओ, चलो। मरघट तक आ जाती है। मैंने तो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं ऐसी, जहाँ पीछे में आग जल रही है, पूरा फ़ोर्स घेरी हुई है। हाँ, और अभी जैसे नारायणपुर में भी अभी हाल में ये बसवा राजू जो जनरल सेक्रेटरी थे सीपीआई माओइस्ट के, अभी जब वो मारे गए और उनके साथ में 27 दूसरे लोग मारे गए, तो ये कुल मिला के 28, जिसमें से एक की लाश माओवादी ले गए थे। बाकी जो 27 थे उसमें अधिकतर तो बस्तर के लोग थे। बीजापुर, सुकमा, ओरछा के माओइस्ट थे, मतलब जो माओइस्ट बन गए थे, दलम के थे सब कोई दलम वाले थे। हाँ, ऐसा ये नहीं आया है कि वो ग्रामीण थे, दलम वाले थे। परंतु उसमें ये बात आई है कि वो लोग सब बसवा राजू को के घेरे वाले लोग थे, उसके गार्ड्स थे। और उसमें ये बात आ रही है कि वहाँ पे कुछ हद तक एनकाउंटर भी हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि उनको शायद ओवर पावर भी कर लिया और बसवा राजू को अरेस्ट भी कर सकते थे, मगर उसको गोली मार दी गई
ऐसा भी बात आ रही है, क्योंकि उनमें से कुछ 35 जितने थे घेरे में, और कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग मारे गए, जैसा हम लोग कह रहे हैं। तो मतलब जो हमें पता चला है। अब जैसे उनकी लाश के बारे में बहुत नारायणपुर में बहुत ये हुआ था, क्योंकि ये बसवाराजू, जिनका असली नाम केशव राव था, ये श्रीकाकुलम के रहने वाले थे, और एमटेक ये सब की पढ़ाई वो सब करे हुए व्यक्ति थे। और वो सब करने के बाद उनके मन में क्या आया, वो पहले रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन में थे, फिर उसके बाद में वो किसी गलत केस में, पुलिस केस में उनको फंसा दिया गया था। फिर उसके बाद उनके मन में क्या आया कि वो सोचे कि वो क्रांतिकारी दल में चले जाएंगे। ये 45 साल पहले की बात है। 43 साल के तक वो, उसके बाद उनका परिवार कहता है कि वो उसको नहीं देखे, वो वापस कभी अपने वहाँ गाँव अगर नहीं आए। नहीं आए। और उनकी माँ अभी भी जीवित है, तो उनका परिवार चाहता था कि उनकी लाश वो वापस ले जाएं और अपने वहाँ पे वो उसको अंतिम संस्कार करें। बसवाराजू के अलावा आंध्र प्रदेश के दूसरे 2 लोग थे, एक चिराला के एक नवीन थे, नवीन उर्फ मधु, और एक और महिला भी वहाँ थी, शायद उसका नाम संगीता था। फिर तेलंगाना के 2 थे, एक महिला भूमिका थी और एक वारंगल का एक लड़का था विवेक। इस तरह से कुल मिला के 5 थे, तेलंगाना और आंध्रा के। ये लोग सब वहाँ पे 23 तारीख से, मतलब वारंगल का परिवार 23 तारीख को आ गया। मुझे एक हाई कोर्ट के वकील, आंध्रा के वकील ने कहा कि वो हिंदी नहीं जानते हैं, आप थोड़ा उनको मदद कर देंगे। इसलिए मैं भी वहाँ थी, वारंगल के परिवार के साथ ही वहाँ गई थी नारायणपुर में। तो 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक मैं पूरा समय एक विटनेस थी, जिसमें पूरा हम लोग ने कोशिश की, और एक-एक दिन एक-एक परिवार आता रहा। कुल मिला के मतलब 5 परिवार थे। इन 5 मतलब 23 तारीख के बाद में जो भी बीजापुर के, सुकमा के, ओरछा के जो भी परिवार आ रहे थे, उनके साथ में उनका पोस्टमार्टम करके उनको लाशें दी जा रही थी। मगर ये 5 के बारे में टालते जा रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा था, चाहे मोर्चरी, चाहे अस्पताल, चाहे थाना। पूरा मतलब ये भी नहीं बता रहे थे कि पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ, लाश कब मिलेगी। और ये लोग सब बहुत खर्चा करके अपने-अपने इलाकों से फ्रीज़र, एम्बुलेंस लाए हुए थे। पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा कई लाशों में मैंने मदद की है लोगों को पिछले 10 सालों में, तो आधार कार्ड के आधार पर सुपुर्दनामा बनाते हैं। कई बार तो आधार कार्ड लोगों को अपने बस्तर में भी नहीं होता है, तब भी वो अपने साथ जो 2-3 लोग होते हैं उनके साथ में उन सब का भी सुपुर्दनामा में नाम लिखकर लाशें दी जाती हैं। इस केस में भी वो लोग अपना आधार कार्ड वो सब लाए हुए थे। कई लोग पुलिस सर्टिफिकेट भी थे उनके पास में। मगर ये सब के बावजूद, और ये बसवाराजू का परिवार तो हाई कोर्ट से भी कुछ लाए थे, अमरावती हाई कोर्ट से, क्योंकि उनको 21 तारीख की घटना थी, 22 तारीख को ही परिवार पहुंच गया था जगदलपुर, और फिर उनको इधर की पुलिस बोल रही थी कि आप वापस जाइए, सरहद के पार हो जाइए, और उनके श्रीकाकुलम की पुलिस बोल रही थी कि आप लाश यहाँ नहीं लाएंगे, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रकार की अजीब स्थिति में वो थे, तो वापस चले गए थे। फिर वो हाई कोर्ट गए, फिर वहाँ से एक ऑर्डर लाए। तो हालांकि ऑर्डर में यही मतलब सामान्य बात ही कही गई थी कि जो भी प्रोसीजर होता है वो फॉलो होना चाहिए, उनको सीजी की पुलिस के सामने में जाना चाहिए प्रोसीजर के मुताबिक। और जो सीजी के बड़े ऑफिशियल ने जो हाई कोर्ट में दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पोस्टमार्टम के बाद में लाश दे दी जाएगी। मगर हुआ ये कि 27 तारीख को तक उनको टालते रहे। 26 तारीख को तो अस्पताल में भी पुलिस ला दिए थे कि आप अंदर ही अब नहीं आ सकते हैं। 27 तारीख सुबह को रैली निकाल के वो एसपी ऑफिस भी गए, एसपी नहीं मिले, एएसपी नहीं मिले, मतलब कोई उनसे मुलाकात नहीं कर रहे। दस्तावेज ये सब देने के बाद फिर क्या होता है कि टीआई उनको ले जाते हैं कि आप लोगों का अभी हम लोग लिखेंगे
करके पूरे परिवार को ले जाते हैं थाना और वहाँ पे उनसे लिखा-पढ़ी चल रही है। तो हम लोग को लग रहा है कि सुपुर्दनामा का कर रहे हैं फाइनली 27 तारीख को। दूसरी तरफ जर्नलिस्ट पत्रकारों के द्वारा हम लोग को पता चला कि थाने से ही 2 किलोमीटर दूर एक जंगल है जहाँ पे आदिवासियों का मतलब मृतक ये एक मरघट है। वहाँ पे पूरा मतलब बहुत फोर्स है और जलाने की पूरी तैयारी वहाँ चल रही है। हम लोग वहाँ भागे-भागे गए, तो देखे हाँ, ये सच है मतलब कि ऐसा तैयारी चल रहा था। फिर वापस भागे-भागे परिवारों के पास आए, तो परिवार फिर बोले कि हाँ, ऐसा ही हुआ है, अंदर में हम लोग को कहा गया कि अब बॉडी डिकम्पोज़ हो गई है, आप लोग यहीं पे जलाइए। हम लोग ने ना बोल दिया क्योंकि हम अपना परिवार को वापस लेने के लिए आए हैं, हम वापस लेकर ही जाएँगे और इसलिए वो बोले हम वहाँ जाके देखे भी नहीं, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं और लाशों को देखने के लिए भी, तो भी शायद वो ये बोलेंगे कि इनके परमिशन से हुआ है। इसलिए वो आप सोचिए इतने दिन वो लोग थे वहाँ, मगर वो लोग अपने परिजन की लाश भी नहीं देखे और वहीं थाने के बाहर ही फिर वो लोग अपना बयान वो सब दिए कि हमारे बिना परमिशन के, हमारे दस्तावेज देने के बावजूद पुलिस ने जला दिया। बाद में जो आईजी का स्टेटमेंट था, आईजी बस्तर ने ये कहा कि कोई लीगल क्लेमेंट्स नहीं थे इन परिवारों के, जबकि ये गलत है क्योंकि इसका तो मैं खुद इसकी विटनेस रही हूँ। अब और जब वो 22 तारीख को जब वो परिवार जगदलपुर आया था, उस समय भी संपर्क उन्होंने किया था मेरा और चिराला वालों ने मुझे चिराला से भेजा था कि हम ये सर्टिफिकेट, ये सब हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैंने ये सब कुछ आईजी सर के व्हाट्सएप में पूरा उनको लिखकर भेजा था कि परिवार पूछ रहा है, ये सब कागज़ात भी हैं उनके और परिवार यही पूछ रहा है कि हमें जगदलपुर आना है कि हमें नारायणपुर आना है, कृपया जवाब दें, कृपया जवाब दें। मैंने व्हाट्सएप में भी उनको 21 तारीख को लिखा हुआ है, मेरे पास है वो रिकॉर्ड में। और फिर जैसे मैंने कहा 23 तारीख से 27 तारीख तक तो मैं खुद थी। तो अभी क्या है कि जैसे ये है, आप मुझे पूछ रहे थे, तो अभी इसमें हमारी तो ये एक उदाहरण है। हमारी तो सरकार को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है ना? इसमें क्या है इस घटना में कि हम एक मददगार हैं, हम कानून समझते हैं, कानून जानते हैं, मैं वकील भी हूँ और मैं ये जानती हूँ कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में ये साफ लिखा है कि जो एक डेड बॉडी होती है, उसका भी राइट्स होते हैं, कि उसका भी राइट टू डिग्निटी होता है और परिवार का भी राइट होता है कि उनका अंतिम संस्कार वो अपने रीत-रिवाज से करे। हाँ, तो उस डेड बॉडी का भी एक राइट है और ये केवल हमारे देश के कानून में नहीं मगर इंटरनेशनल लॉ में भी ये सब कुछ है। इसी कानून को बरकरार रखने के लिए कई जजमेंट्स हैं, कई कोर्ट्स के हमारे देश के। ये सब के बावजूद सीधे-सीधे बोलना कि कोई लीगल क्लेमेंट्स नहीं थे, ये गलत है। ये मामला है, ये बसवराजू के शव का या बाकी लोगों का। आपको क्या लगता है ये क्या नए कानूनी पेंच खड़ा करे? शव का संस्कार तो हो गया, परिजन लौट गए, पुलिस कह रही है कि आपने कोई विधिक खून नहीं दिया, परिजनों ने आरोप लगाया, और क्या ये मसला कोर्ट की दहलीज चढ़ेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, इसमें जैसे एक रिट हो सकता है, एक रिट पिटिशन ये पूरा हवाला देते हुए उस केस का, क्योंकि अभी क्या है कि बसवराजू और उनके साथ जो बाकी 4 थे उनका तो नहीं दिया गया और उनका पुलिस ने जला दिया। मगर अभी जो दूसरे लोग मारे गए, सुधाकर एक मारे गए, वो भी सीसी मेंबर थे, एक भास्कर मारे गए हैं। ये दोनों का शव दिया गया, ये अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, ये बीजापुर से शव दिया गया। तो इसलिए क्या है कि अ, ऐसा क्यों करती है सरकार मतलब या पुलिस अ, केस बाय केस बेसिस पे ऐसे डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये एक अगर लॉ है, तो वो सबके लिए फॉलो करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का माओवादी हो। हाँ, उसके परिवार तो माओवादी नहीं है और उसके साथ में आपकी लड़ाई थी, वो लड़ाई के तहत युद्ध में वो मारा गया है।
अब उसकी डेड बॉडी के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और जो भी लॉ है उसके मुताबिक आपको दे देना चाहिए। तो ज़रूर मुझे लगता है कि ये एक मतलब एक प्रिंसिपल है, एक मतलब एक कानून है और कानून कभी भी केस बाय केस बेसिस पे नहीं होता है। आप एक मसले पर मुझसे कहा गया कि जब भी आप मिलें तो ये प्रश्न ज़रूर करिएगा। बस्तर के इंटीरियर में भी एक विचारधारा है जो नक्सलवाद को आतंकवाद कहती है, उग्रवाद कहती है। वो ये सवाल कर रहे हैं और मेरे भी उत्सुकता है। ये आपने कहा जब 2 आमने-सामने लड़े तो उसमें कोई बात नहीं, पर आदिवासी मरते हैं तो हम कहते हैं, निर्दोष मरते हैं तो हम कहते हैं। क्या माओवाद के अतिवाद के दौर में निर्दोष आदिवासी नहीं मारे गए, और मारे गए तो क्या आपने कभी कोई सवाल उठाया है? निर्दोष आदिवासी माओवादियों के द्वारा भी मारे गए हैं। वो लोग गेरिल्ला वॉरफेयर में मानते हैं और देश के संविधान में नहीं मानते हैं, इसीलिए वो लोग हथियार पकड़कर वो लोग लड़ रहे हैं। जब भी उनके द्वारा भी जब लोग मारे गए हैं, उसमें हमेशा तो नहीं मगर ज़रूर कभी-कभी तो हमने सवाल उठाए हैं और इसके बारे में मैंने लिखा है, बहुत विस्तृत तौर पे मैंने लिखा है। अभी गए साल भी मेरी एक किताब बाहर आई है, इंडियाज़ फॉरगॉटन कंट्री, पेंगुइन से छपी है। इसमें भी बस्तर पर एक पूरा 4-5 लेख हैं और उसमें भी पहले लेख में ही मैंने सवाल माओइस्ट हिंसा से उत्पन्न हुए मानव अधिकार के सवाल और किस तरह से मानव अधिकारों का हनन माओवादी हिंसा के द्वारा भी होता है, वो पूरे सवाल मैंने उसमें उठाए हैं। फिर मैंने कुछ जो कहानियाँ उसमें डाली थी, उसमें मैंने जैसे नुल्का तोंग जो जनसंहार हुआ था जिसमें वो भी एक उदाहरण है फर्जी मुठभेड़ का, जिसमें 15 आदिवासी लोगों को, हालाँकि उसमें कुछ मिलिशिया भी थे मगर किसी की तरफ भी उनके द्वारा फायरिंग नहीं हुई थी, उनको घेर के मारा गया था। तो उस पर एक बहुत लंबा लेख है। मगर उसी तरह मैंने माओवादी हिंसा वाला लेख भी डाला है, जिसमें एक गाँव जिसमें से वो लोग, एक ट्रक आ रही है, ये सुकमा का एक गाँव है और वो लोग रास्ते में एक पर्चा, मतलब कई माओवादी पर्चे गिरे हुए हैं। तो वो लोग थाना जा रहे हैं और वो पूरा गाँव थाना क्यों जा रहा था? क्योंकि उनके 4-5 परिजनों को थाना वालों ने रखा हुआ था 1 महीने, 1-2 महीने से। तो ये भी कानून का हनन है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए रखते हैं, तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको निराकरण करना होता है या आपको फिर कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके आप उसको और घंटों के लिए रख सकते हैं। तो वहाँ पे उदाहरण था जहाँ उनको 1-1 महीना हो गया था और उनको वहीं रखे हुए थे। और फिर जब परिवार ने पूछा तो बोले कि ठीक है, आप लोग लेने आएँगे। हाँ, उनको लेने के लिए ये परिवार जा रहे थे। तब बोधराज पदर का ये एक लड़का था जो जिसने फिर थाने वाले को बताया, वो 2 पुलिस वाले उसको रास्ते में ही मिल गए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत माओवादी पर्चे गिरे हुए हैं। पुलिस वाले ने बोला कि तुम लोग जाओ वापस, वो पर्चे लेकर आओ। जबकि पुलिस पूरा जानती है यहाँ की हकीकत, तो उनको भी खुद जाना चाहिए था और अपना वो मशीन लेके जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने लोगों को बोला, अब ये जो लड़का था, ये लड़का और उसके साथ में एक दूसरे लोग साइकिल पर किसी का साइकिल माँग कर वो लोग वापस गए। उनमें से एक बोला मैं थोड़ा पेड़ के पीछे मैं थोड़ा अपना ये जाता हूँ, वो थोड़ा दूर गया। उसी बीच में वो लड़का जाता है वहाँ पे और झुकता है पर्चा उठाना। पर्चा उठाने। तो जो दूसरा है वो बोल रहा है मैं दूर से देखा कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसका जो बॉडी था वो नीचे से लेके एकदम पेड़ तक ऊँचा उसका बॉडी गया, नीचे गिरा। और फिर बोला मैं बाद में फिर पुलिस वाले
के साथ में जाके देखता हूँ तो उसका एक हाथ और पूरा मुँह उसका नहीं था। तो ये आईडी के चपेट में वो लड़का आ गया जबकि वो अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए वो जा रहा था। जिस पिताजी को गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे एक भेज्जी थाना में, अगर मुझे याद है तो, 1 महीने तक रखा हुआ था और 3-4 लोगों के साथ। तो ये आपको इस एक कहानी में आपको दिखता है कि किस तरह से पुलिस भी कानून तोड़ रही है ना? आपको इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना है ग्रामीण लोगों को। आपको कानून कानून है, कानून पूरा लिखा हुआ है, आप कानून फ़ॉलो करिए। भले आपको वो संदिग्ध भी लग रहे हैं, आप पूछताछ के लिए रख रहे हैं, आप कानून फ़ॉलो करिए। इसमें भी लोग बोल रहे थे हम कितने बार गए पूछने के लिए थाने में, हमको बता ही नहीं रहे। फिर अंत में 1 महीने के बाद बताते हैं कि आप लोग ठीक है, लेने आइए फलाने शनिवार। और उस दिन 8 मार्च था। तो वो जो पर्चे थे, वो 8 मार्च के संबंधित पर्चे थे, जो माओवादी ने वहाँ फेंके थे। तो ये तो माओवादियों की भी बहुत बड़ी ये बात है कि आप 8 मार्च का पर्चा के साथ भी आप वहाँ एक आईडी लगाते हैं, है ना? तो ये बहुत ही मतलब तो इस पर भी मैंने लिखा है, ये एक उदाहरण है। इस तरह से और भी उदाहरण हैं, जिस पे मैंने सवाल उठाए हैं। माओवाद अब समाप्त और आइडियोलॉजी, आप आइडियोलॉजी पे आ रही थी, क्या बोलना चाह रही? माओवाद समाप्त हुआ या नहीं हुआ? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आइडियोलॉजी का सामना आपको आइडियोलॉजी से करना पड़ेगा। आपको विचार का सामना आपको विचारों से करना पड़ेगा। और केवल सैन्यकरण से मुझे नहीं लगता है आप किसी भी विचारधारा को ख़त्म कर सकते हैं। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, चाहे इसमें हमको ये विचारधारा अच्छी लगे या नहीं लगे। इसमें कुछ लोगों को ये विचारधारा अगर सही लग रही है और जिनको लग रहा है कि नहीं ये विचारधारा सही नहीं है समाज के लिए, तो फिर दोनों को आमने-सामने बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, तर्क करना चाहिए और एक-दूसरे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि युद्ध विराम होना चाहिए और जो भी बचे हुए माओवादी हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 300 जितने अभी बचे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोशिश की अंतिम व्यक्ति की भी लाश हम देखना चाहेंगे। ये मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति माओवादी भी बना है, वो भी उसका भले विचार आपको ठीक ना लगे, परंतु वो एक तरह का समाज सुधारक है वो भी। वो भी एक नया समाज लाना चाहता है, एक नया देश में, जिसको वो लोग बोलते हैं नई जनवादी क्रांति, या वो बोलते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है उसको हम और मतलब सही लोकतंत्र लाना चाहते हैं, जो भी वो कहें। तो जो भी वो व्यक्ति है, उसने भले हथियार उठाया, पर वो भी एक समाज के प्रति एक सोशली कमिटेड व्यक्ति, या पॉलिटिकली वो एक विचारधारा के तहत वो एक कमिटमेंट वाला एक व्यक्ति है। और समाज से ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं, जो समाज के लिए काम करने के लिए मर-मिटने को तैयार हो। चाहे वो, जैसे मैंने कहा, अगर आप अहिंसा में भी मानते हैं, आज समाज से कितने लोग हैं जो मर-मिटने के लिए तैयार होकर वो हक अधिकार के लिए लड़े, है ना? सामने से सरकार से, पुलिस से की गोलियाँ खाएँ और लड़ें, क्योंकि आज ये तो सच है, ये हम लोग सब मानेंगे कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व तो नहीं है। पूरे जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे देश के सभी नागरिकों को तो नहीं दिए गए हैं। हमारे देश में समान नागरिकता नहीं है। गरीब ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मगर गरीब, शोषित, ये सब के जीवन में अभी भी जो देश की आज़ादी के बाद में जितना फ़र्क आना चाहिए था, नहीं आया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर एक को हम गोली से ही छल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके बदले विचारों से तर्क करना चाहिए, विचारों से पूरी बातचीत होनी चाहिए। और ये ताकि वो लोग भी बातों को समझें और वो लोग भी अगर बाहर आ सकें
और वो लोग खुली लड़ाई लड़ सकें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थी बेला भाटिया। पूरे इसी इन्हीं इन्हीं मुद्दों, इन्हीं विषयों की वजह से वो सक्रिय रहती हैं इन्हीं के साथ, और इसीलिए एक खेमा उन्हें नक्सलवाद का चेहरा या समर्थकों का चेहरा मानता है कि वो उस मुद्दे के साथ हो ना हो, मगर एक कवर मिल जाता है बेला भाटिया की सक्रियता से। हालिया दिनों ऐसे ही एक मुठभेड़ को लेकर सवाल उठी थी, मुद्दा मीडिया में आया, खूब सवाल उठा, तो बस्तर पुलिस ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि बस्तर पुलिस जो भी करती है, वो एनकाउंटर्स जो भी हैं या जो भी मुठभेड़ हैं, वो संविधान और जो दायरा होता है, जो मर्यादा होता है, उसी के अंतर्गत ये मुठभेड़ होती है। बस्तर पुलिस की भाषा बहुत तल्ख थी, तीखी थी, और उसमें बस्तर पुलिस ने लिखा था कि कुछ व्यक्ति और कुछ संस्थाएं नक्सलवाद का समर्थन करते हैं और मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। नाम किसी का नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं से जिक्र शायद बगैर नाम के बेला जी का रहा हो। बहरहाल ये चर्चा, ये संवाद बेहतर आपको शायद समझा पाए कि बस्तर क्षेत्र में क्या हो रहा है और अब किस ओर ये जो एक प्रकार से युद्ध की स्थिति है वो कहाँ जा रही है, नक्सलवाद कितनी तेजी से सिमट रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कि बेला जी ने कहा है कि आइडियोलॉजी एक बिल्कुल अलग चीज़ है, विचारधारा बिल्कुल अलग चीज़ है। विचारधारा के समाप्त होने को लेकर कोई दावा नहीं हो सकता। सैन्यीकरण समाप्त होगा, उनका बल जो बंदूक लेके घूम रहे हैं वो खत्म हो, ये संभावना है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।